नमस्कार दोस्तों, मैं दर्शन सेजू, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बटुकला, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसके अंदर हम पढ़ेंगे पृथ्वी का ऊष्मा बजट। पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि ऊष्मा बजट होता क्या है, या ऐसे बोल सकते हैं कि ऊष्मा संतुलन क्या होता है। इसके अंदर क्या होता है कि पृथ्वी के ऊपर सूर्य से जितना विकिरण आ रहा है, या पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर जितना विकिरण आ रहा है, उतना ही पृथ्वी या उसका वायुमंडल क्या कर देता है, उसको वापस अंतरिक्ष के अंदर या वापस शून्य के अंदर भेज देता है। तो उसी चीज को क्या कहा जाता है, पृथ्वी का ऊष्मा बजट या हीट बजट कहा जाता है। ये जो हम पढ़ रहे हैं हीट बजट, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग दिया है, लेकिन हम एक विद्वान का पढ़ेंगे जो सबसे ज़्यादा फेमस है, और हम पढ़ेंगे मोलर का। मोलर एक विद्वान हुए हैं, उनके अनुसार हम हीट बजट पढ़ेंगे। इन्होंने क्या माना है कि अगर हम क्या मान लें, सूर्य तक से जो ऊष्मा आ रही है, वैसे हमने पढ़ा है कि सूर्य से जितनी ऊर्जा विकृत होती है उसका लगभग 2 अरबवां भाग ही धरती तक पहुंच पाता है, बाकी नहीं पहुंच पाता। 2 अरबवां भाग ही धरती तक लघु तरंगों के द्वारा पहुंच पाता है, और यही वापस धरती क्या कर देती है, इसको शून्य के अंदर लौटा देती है। तो अगर हम सूर्य से आने वाली सौर विकिरण की मात्रा को 100 मान लें, 100 इकाई मान लेते हैं, तो इसमें से लगभग 50 इकाइयाँ हमारी धरती तक नहीं पहुंच पाती। इसमें से केवल 51 इकाइयाँ ही ऐसी है जो धरती तक पहुंच पाती है। जो 49 इकाइयाँ हैं वो क्या है, वायुमंडल से ही, यानी धरातल तक पहुंचने से पहले क्या हो जाती है, अंतरिक्ष के अंदर परावर्तित हो जाती है, अंतरिक्ष के अंदर चली जाती है। कितनी इकाइयाँ, 49। यानी इनका कोई रोल नहीं है हमारी धरती को गर्म करने में, या हमारी जो धरती है उसका तापमान इंक्रीज करने में। लेकिन जो बची हुई 51 इकाइयाँ हैं, 51 जो यूनिट्स हैं, उन्हीं को हम क्या कहेंगे, प्रभावी सौर विकिरण कहेंगे। प्रभावी सौर विकिरण क्यों कहेंगे, इसके पीछे भी रीजन ये है कि यही क्या करता है, जो धरती के ऊपर तापमान है उसका जो प्रमुख कारण है वो यही प्रभावी सौर विकिरण है। यानी प्रभावी सौर विकिरण क्या होता है, ऐसा विकिरण या ऐसी ऊष्मा जो धरती तक पहुंचती है, वो क्या होगा, प्रभावी सौर विकिरण। या एक ऐसी ऊष्मा जो क्या करती है, धरती के तापमान को बढ़ाने का काम करती है, उसको क्या कहा जाएगा, प्रभावी सौर विकिरण। तो 49 इकाइयाँ हमारे धरती तक पहुंचने से पहले अंतरिक्ष में चली जाएगी, लेकिन 51 इकाइयाँ ऐसी है जो धरती तक पहुंचेगी, और धरती फिर उसका क्या करती है, त्याग करती है। यानी हमने 100 इकाइयाँ मानी थी, 100 में से क्या है, 51 इकाइयाँ धरती तक पहुंचेगी और 49 इकाइयाँ पहले ही वापस चली जाएगी। पहले हम ये कर लेते हैं, 49 इकाइयाँ कहाँ जाएगी, 49 में से 35 इकाइयाँ सीधी की सीधी क्या हो जाएगी, अंतरिक्ष के अंदर परावर्तित हो जाएगी। यानी रास्ते के अंदर ही जैसे ही सौर विकिरण आ रहा है, उसकी लगभग 35 इकाइयाँ अंतरिक्ष के अंदर परावर्तित हो जाएगी, और होगी कहाँ से, वायुमंडल से। होगी कैसे, अब ये 35 इकाइयों का अगर हम हिसाब करें तो 6 इकाइयाँ जाएगी किसके द्वारा, प्रकीर्णन की क्रिया के द्वारा। हमने पढ़ा था पिछले वीडियो के अंदर कि प्रकीर्णन क्या होता है। तो 6 इकाइयाँ प्रकीर्णन की क्रिया के द्वारा जाएगी, 27 इकाइयाँ मेघों के द्वारा। जो बादल हैं, बादल क्या कर देते हैं, बादलों के अंदर जो जलवाष्प वगैरह पाए जाते हैं, वो सारी चीजें, धूलकण वगैरह पाए जाती हैं, वो क्या कर देती हैं, इस मात्रा को, कितनी मात्रा को, 27 इकाइयों को क्या कर देते हैं, परावर्तित कर देते हैं। बाकी 2 इकाइयाँ बर्फ से ढके हुए क्षेत्र, बर्फ से ढके हुए क्षेत्र, या ऐसे बोल सकते हैं जो हिमटोपियाँ हैं, मतलब जो ऊंचे शिखर है पर्वतों की, जहाँ बर्फ पड़ती है, वहां से टकरा कर क्या हो जाएंगी, वापिस चली जाएगी। तो 35 इकाइयाँ, जिसमें से 27 बादलों के द्वारा, 6 प्रकीर्णन की क्रिया के द्वारा, और 2 बर्फ से ढके हुए क्षेत्रों के द्वारा क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। कितनी इकाइयाँ, 35। उसके बाद 14 इकाइयाँ क्या है, वायुमंडल के द्वारा अवशोषित कर ली जाएगी।
तो ये थी 49 इकाइयाँ जो क्या है धरती तक नहीं पहुंच पाती, इनका कोई रोल नहीं है धरती के तापमान को बढ़ाने में। उसके बाद बच गई 51 इकाइयाँ जो धरती तक पहुंचती है। 51 में से 17 इकाइयाँ, यानी जैसे ही धरती से टकराएगी 17 इकाइयाँ क्या होगी, वापिस चली जाएगी कहाँ, अंतरिक्ष के अंदर धरातल से टकराकर। कितनी इकाइयाँ, 17 इकाइयाँ। बच गई कितनी, 34 इकाइयाँ। 34 इकाइयाँ क्या होती है, वायुमंडल के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। अवशोषित कैसे कर ली जाएगी, जैसे यहाँ बताया धरती पर आएगी, धरती से टकराएगी, धरातल से टकराने के बाद कहाँ चली जाएगी, अंतरिक्ष के अंदर चली जाएगी। लेकिन 34 इकाइयाँ क्या होगी, धरती पर आएगी और धरती से जैसे ही वापस जाएगी वायुमंडल क्या कर लेता है, उनको अवशोषित कर लेता है। अवशोषित करेगा कैसे, 6 इकाइयाँ तो वायुमंडल क्या कर लेता है, सीधा ही अवशोषित कर लेता है 6 इकाइयाँ। 9 इकाइयाँ कौन सी क्रिया में चली जाएगी, सहमन की क्रिया के अंदर चली जाएगी। और 19 इकाइयाँ गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा का मतलब क्या है, वाष्पीकरण की जो प्रोसेस होती है उसके अंदर जो ऊष्मा खर्च होती है उसको क्या कहा जाता है, गुप्त ऊष्मा। तो 19 इकाइयाँ क्या होगी, गुप्त ऊष्मा के द्वारा क्या हो जाएगी, अवशोषित हो जाएगी। तो टोटल कितनी इकाइयाँ, 34 इकाइयाँ क्या है वायुमंडल के द्वारा अवशोषित होती है। अब यहाँ हम देखें कि पृथ्वी के पास कितना विकिरण आया था, कितनी इकाइयाँ आई थी, 51, और उसने क्या कर दी, 51 की 51 वापस लौटा दें। इसके अलावा यहाँ जो हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल के पास कितनी इकाइयाँ आई थी, अगर हम देखें 14 यहाँ से वायुमंडल ने अवशोषित की थी और 34 यहाँ से, यानी वायुमंडल क्या कर लेता है, 48 इकाइयों को लेता है और उसी को क्या कर लेता है, अंतरिक्ष के अंदर वापस लौटा लेता है। वायुमंडल कितनी इकाइयों को, 48 जो इकाइयाँ हैं उसको लेता है और उन्हीं को क्या कर लेता है, वापस लौटा देता है। इसके अलावा 17 यहाँ से अंतरिक्ष में सीधी चली गई और 35 इकाइयाँ यहाँ से क्या हो गई थी, सीधी चली गई थी। टोटल कितनी हो गई यहाँ से 52, यानी 48 इकाइयाँ वायुमंडल ने ली वो उसने वापस लौटा दी। इसके अलावा धरातल पर जितनी इकाइयाँ आई थी वो उन्होंने क्या कर दी, वापस लौटा दी। इसी चीज को हम क्या कहते हैं, उष्मा बजट। यानी उष्मा बजट का मतलब क्या है, धरातल पर जितनी इकाइयाँ आई धरातल ने, हमारी धरती ने उन्हीं को क्या कर दिया, वापस भेज दिया। यानी उष्मा बजट होगा क्या, अगर सीधे शब्दों में पूछा जाए तो क्या होगा कि धरातल तक जितना विकिरण आता है प्लस में वायुमंडल के अंदर जितना विकिरण आता है वो उस वायुमंडल के द्वारा या धरातल के द्वारा क्या है, वापस लौटा दिया जाता है। और धरती क्या करती है, अपना जो एवरेज टेम्परेचर उसको मेंटेन करके रखती है, उसी को हम क्या कहेंगे, उष्मा बजट कहेंगे। धन्यवाद।